ओके, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने दो चीजों पे ज्यादा बातें की, वन इज पोटेंशियल एनर्जी एंड अदर इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, राइट? सो पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? Potential energy is, for example, if whatever work done I am doing to bringing a charge from infinity to a certain point, so whatever work I am doing, that work done is stored in a form of energy. उसके लिए डेरिवेशंस वगैरह भी किए हमने. एंड पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर हुई थी उसका फॉर्मूला क्या आया था हमें? U is equals to K times of Q1 Q2 by R. ठीक है, where R is the distance between the two charges. Okay. So I told you yesterday only कि अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए तो वी रिक्वायर टू चार्ज सिस्टम या मोर देन टू. सिंगल चार्ज से कुछ नहीं होगा, ठीक है? सिंगल चार्ज में कुछ वर्क डन नहीं मिलेगा. बट इफ आई टेल यू लाइक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? एक चार्ज की वजह से एट अ पर्टिकुलर डिस्टेंस व्हाट पोटेंशियल द चार्ज इज क्रिएटिंग. ओके, तो हमने एग्जांपल लिया था, जैसे हमने कहा एक बोर्ड लगा दिया, उसके पे उस पॉइंट पे इतना पोटेंशियल है, तो कोई भी चार्ज आएगा तो वहीं पे उस पॉइंट पे हमें उतना ही पोटेंशियल मिलेगा, राइट? तो उसके लिए सिंगल चार्ज भी रिक्वायर्ड है. सिंगल चार्ज से हम जो है किसी का भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो आज के केस में हम करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस. और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस करने के बाद फिर से अगर आप देखोगे पेज नंबर 196 पे फिर से वही चीजें स्टार्ट हो जाती है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइक इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू अ पॉइंट चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ 2 पॉइंट चार्ज एंड अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, जिसमें सबसे पहला ए सेक्शन है, ऐसे ए बी सी डी ई तक आई थिंक. तो जो ए सेक्शन है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ, सो लाइक अगेन टुडे वी हैव टू गो विद द पोटेंशियल एनर्जी, राइट? ओके, तो पोटेंशियल एनर्जी के बेस पे ये कुछ है टॉपिक्स 4-5 जो हो जाएंगे, ठीक है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस. ओके, so electrostatics, the topic is equipotential surface. Okay, what do you understand by equipotential surface? देखो नाम से इक्वी मतलब इक्वल, और कौन इक्वल है? पोटेंशियल. तो एक ऐसा सरफेस जहां पे पोटेंशियल क्या होगा हमारा? सेम होगा, इक्वल होगा, राइट? सो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए, अच्छा पहले आपको मैं कुछ चीजें बता दूं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में और आसानी हो जाएगी. जैसे हमने कल फॉर्मूला पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड और जो है पोटेंशियल का रिलेशन, क्या रिलेशन था? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन था? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का क्या रिलेशन था? मास्किंग V is equals to E dot dr या फिर E is equals to V by D, where D is the distance, right? So जो हमारा फॉर्मूला है E is equals to V by D जो हमने कल किया. So यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो पोटेंशियल है और जो डिस्टेंस है, राइट, इनके रिलेशन के हिसाब से बाद में कुछ स्टेटमेंट देने जा रहा हूँ आपको. सी, मान लो मेरे पास मैं एक बेसिक एग्जांपल से लेता हूं. लेट्स से थोड़ा सा करंट वाले में जाते हैं. ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है. सो ये पॉजिटिव टर्मिनल है. इफ आई चूज 2 पॉइंट, लेट्स से A एंड B, so I will say that the point A is at higher potential because this is connected to positive terminal. Point B is at lower potential because it is connected to. We know the direction of electric field. What is the direction of electric field from positive to negative? Very good. So यहाँ पे direction of electric field positive से negative के direction में होगा. क्या ये बात सब लोग एग्री करते हैं? ये positive यहाँ पे negative. So the direction of electric field will be from positive to higher to lower, right? So if I am moving in the direction of electric field, mark my words, if I am moving in the direction of electric field, so what do you think, whether my electric potential will increase or it will decrease? It will decrease. Why? Because here we have higher potential, here we have lower potential. तो मैं higher से lower की तरफ जा रहा हूँ ना, तो potential will. So if you are moving in the direction of electric field, the electric potential will. ये बात समझ में आई? इसको मैं भी प्रूव भी करूंगा वापस से इलेक्ट्रोस्टैटिक के एग्जांपल से.
और अगर मैं इसके ऑपोजिट जाऊं तो इंक्रीज होगा, ठीक है, और मैं अगर वहीं पे रुक जाऊं तो सेम रह जाएगा। तो अगर बच्चों मान लो दो केसेस हो गए, मैं तीन केसेस हो गए, तीनों केसेस लिखता हूं। पहला, सो इफ वी मूव इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अच्छा ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या? कल में डिस्कस किया था। वेक्टर है कि स्केलर है? इट्स अ स्केलर। If we move in the direction of electric field, the potential will decrease. Second case में, if we move opposite to electric field, that is E, तो क्या होगा? We will increase. If I move perpendicular to electric field, if I move, so what happens? What do you understand by moving perpendicular to electric field? Come on. If we move perpendicular to electric field, the electric potential or potential remain सेम और कांस्टेंट, ठीक है भाई? ऐसा क्यों हो गया? तो मेरे लिए ये लास्ट वाला केस ही इंपॉर्टेंट है आज के टॉपिक के लिए। चलो कैसे देखते हैं। जैसा मैंने कहा आपको, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, सो देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव है और मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ता जाऊंगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल डिक्रीज, एंड ऑपोजिट जाऊंगा तो इंक्रीज होगा। अच्छा मान लो मैंने इस पॉइंट पे मेरा कोई पोटेंशियल है, ठीक है, मैंने बोला इस पॉइंट पे पोटेंशियल है मेरा 10 वोल्ट का। कितना है मेरे पास? इस पॉइंट पे 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। अब मैंने क्या किया, उसी पॉइंट पे मैंने एक जो है एक प्लेन एरिया उसी पॉइंट पे बना दिया। क्या कर दिया? उसी पॉइंट पे हमने, कैसे देखो, राइट? सो लेट्स से ये जो हमने एरिया ड्रॉ किया है, ठीक है, ये एरिया उस पॉइंट से ही है। कैसे है? थोड़ा सा इसको, ठीक है, ये एरिया कैसे समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो ये प्लेन है, तो ये पॉइंट अगर ऐसे जा रहा है ना, तो उसी पॉइंट पे मैंने उस एरिया को रख दिया, ठीक है। उसी पॉइंट पे हमने क्या किया, उस एरिया को ऐसे हम आगे पीछे नहीं रखे, जहां पर वो पॉइंट है उसी पॉइंट पे वो पूरा एरिया है हमारा। तो नाउ इफ आई मूव परपेंडिकुलर, मतलब ऊपर की तरफ, ऑन दिस एरिया, सो व्हाट विल बी द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देयर विल बी नो चेंज। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी उसी पॉइंट पे ना, आपको एग्जांपल देता हूं मैं। चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे एक नहीं रहेगा। चलो आई विल गिव एन एग्जांपल। मान लो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव। सो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, यस और नो? और अगर मैंने इसके अंदर, आई नो दैट एट एवरी पॉइंट देयर विल बी डिफरेंट पोटेंशियल, एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल विल बी डिफरेंट, एंड मैंने एक लाइन पे, ये एक लाइन, अच्छा ये जो मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, क्या इस लाइन पे सब जगह पोटेंशियल सेम होगा? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो उसी लाइन से मैंने एक एरिया ड्रॉ कर दिया। क्या किया हमने? एक एरिया ड्रॉ कर दिया, राइट, ऐसे। तो ये जो हमने एरिया ड्रॉ किया हुआ है या कर रखा है, इसका मतलब समझो क्या है? इसका मतलब ये है कि उसी लाइन पे, उसी एक्सिस पे एक प्लेन हमने ले लिया है, तो उस प्लेन पे जो पोटेंशियल होगा पूरा, वो क्या रहेगा? अभी सेम होगा। अगर इससे नहीं समझा तो एक केस और लेते हैं। मान लो मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है। क्या है? पॉइंट चार्ज क्यू, राइट। अब हमने कहा था कि अगर इस पॉइंट चार्ज से मैंने एक पी डिस्टेंस लिया, तो उस पी डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, तो उसका अगर मैंने स्फीयर बना दिया तो सब जगह उतना ही होगा,
पढ़ा था ना हमने फॉर्मूला, राइट, गॉस लॉ में किया था स्टार्टिंग में। अगर मैंने एक आर डिस्टेंस लिया, ये भी डिस्टेंस आर है, ये भी डिस्टेंस आर है, सारा डिस्टेंस आर अगर इक्वल है तो हर पॉइंट पे मेरा पोटेंशियल क्या रहेगा, इसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल। अगर ये स्फीयर हो गया तो पूरा इक्विपोटेंशियल होगा। अच्छा, मैंने और एक डिस्टेंस दूर ले लिया, इस पॉइंट पे इन सब पे भी सेम होगा, इन सब पे भी सेम होगा, और इन सब पे भी। फर्क सिर्फ क्या होगा, फर्क सिर्फ ये होगा, मान लो इस पॉइंट पे जो मेरा पोटेंशियल है वो अगर मान लो VA है, इस पॉइंट को मैंने A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, इधर जो पोटेंशियल है वो, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, VA का या VB का? VA का। अभी हमने कहा ना, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी यहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हो रही है ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जैसे जैसे उसके डायरेक्शन में जाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल क्या होता है, तो ऑब्वियसली इसका कम होगा, इसका। तो चेंज इन पोटेंशियल कितना हो जाएगा इन दोनों सरफेस के बीच में, VA माइनस VB। पर अगर मैंने एक दूसरा पॉइंट मान लो इस A पर ही ले लिया, दूसरा पॉइंट मान लो C ले लिया, तो पोटेंशियल एट A एंड पोटेंशियल एट C में कितना डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, 0 हो जाएगा। दैट्स द पॉइंट, राइट। सो आज का केस यही है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जब होते हैं हमारे पास, तो अगर उसी पॉइंट पे, उसी सरफेस पे हमने अगर 2 या 3 या ज्यादा पॉइंट्स ले लिए, तो उन सभी पॉइंट्स के जो पोटेंशियल होगी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो क्या होगा, तो अगर सबका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, नाउ अंडरस्टैंड, अगर सबका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो क्या कुछ वर्क डन होगा वहां पे, तो क्या कुछ एनर्जी स्टोर होगी वहां पे, ठीक है, बस इतना ही कहना था इसके लिए। तो अभी आप पेज नंबर 194 पे देखोगे तो वो लोगों ने बताया है पोटेंशियल इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, जो कि हमने कल ही किया था। वो लोग ने एक सिमिलरली पॉइंट चार्ज लिया, उसके अराउंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है स्फेरिकल शेप में, वो दिखाया। तो अगर हम बात करें किसी एक स्फीयर की, तो वहां पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी सरफेस से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमेशा, यहां भी परपेंडिकुलर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है यहां पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। और अगर उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं किसी चार्ज को मूव करूं, मान लो ये जैसे यहाँ पे था, मैंने बोला एक चार्ज A पे है, एक चार्ज C पे है, तो इन सब पे पोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो यहाँ पे हमारा दोनों का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो वर्क डन विल आल्सो बी 0। वो ये देखो आगे लिख के दिखाया, दिखा, VP VQ लिया है, दोनों का वर्क डन लिया, बाद में वर्क डन क्या बोला है, 0 बोला है। So thus no work is required to move a test charge along a equipotential। तो अगर मैं टेस्ट चार्ज को इक्विपोटेंशियल सरफेस पे मूव करता हूं तो मुझे कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। The reason is the potential is same, so the potential difference is 0। क्लियर है? ओके, ठीक है। So if I move perpendicular like this, so the potential will remain constant, जो सब दिया हुआ है। अब आप डायग्राम में देखोगे, आपके बुक में तो बहुत सारे डायग्राम दिए हुए हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस किस किस तरह से बन सकते हैं। जैसे पहला दिया है ये वाला केस है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन में सीधी जा रही है, तो वो लोगों ने देखो अलग अलग सरफेस बनाए, दिखा, मैं फिगर 8.12 की बात कर रहा हूँ। तो लोग ने अलग अलग सरफेस बनाए हैं, रेक्टेंगुलर सरफेस। तो उन सभी सरफेस पे अगर मैं एक सिंगल सरफेस की बात करूं, तो उस सिंगल सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, और बाकी पे अलग होगा, क्यों, डिस्टेंस वेरी कर रहा है, राइट, ओके। सिमिलरली अगर मेरे पास दो डाइपोल्स है, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, तो उनकी वजह से कुछ जो है फील्ड लाइन क्रिएट होंगी, राइट। तो वो जो फील्ड लाइन क्रिएट होंगी, तो वहां पर भी हमें देखो, वो लोग ने नेगेटिव और पॉजिटिव के आजू बाजू में से गोला बनाया हुआ दिख रहा है, राइट। तो वहां पे लोगों ने क्या बोला, इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो, कैसे, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इसके अराउंड कुछ हमारे पास फील्ड होगा, जैसे यहाँ पे था ना ये टेस्ट चार्ज, राइट, स्फीयर। तो ये सारे सरफेस कैसे होंगे हमारे, इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। सिमिलरली प्लेट का एग्जांपल लिया है वही वाला, राइट।
और दूसरा जो लिया है दूसरा किसका, व्हेन वन ऑफ द शीट इज रिप्लेस्ड बाय चार्ज मेटेलिक स्फीयर, राइट। तो अगर मैंने एक चार्ज मेटेलिक स्फीयर लिया है तो उसके आगे भी जो हमारे मतलब एक स्फीयर भी लोगे, चार्ज स्फीयर है, तो इसकी वजह से अगर मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया तो इन सभी पॉइंट पे जो पोटेंशियल ये क्या होगा हमारा सेम होगा। अच्छा, ये समझ में आया क्या? इस पे कुछ क्वेश्चन करें, ये क्वेश्चन करेंगे फिर कुछ डेरिवेशन करेंगे, आज का पार्ट यहीं एंड करेंगे क्योंकि जो पोलर वाला पार्ट है वो मैं फ्रेशली न्यू टॉपिक में स्टार्ट करूंगा, इसमें नहीं करूंगा, ठीक है। ओके, सो राइट डाउन द क्वेश्चन। अच्छा लिखना ही है, लिख के ले लो। तो फिर एक काम करो, पहले हेडिंग दो, मैं कुछ पॉइंट्स लिखाता हूँ। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हो गया ना, इक्वी पोटेंशियल के बारे में कुछ लिखा देता हूं मैं। ओके चलो, हेडिंग दो इक्वी पोटेंशियल सरफेस एंड राइट डाउन सम पॉइंट्स। दिया हेडिंग? ओके, पहला पॉइंट लिखो, लोकस ऑफ पॉइंट ऑन अ सरफेस। पहला पॉइंट लिखो, लोकस, लोकस मतलब समझते हो ना, LOCUS, locus of points on a surface, locus of point on a surface having equal potential is called equipotential surface। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, locus of point on a surface having equal potential is called equipotential surface। Having equal potential is called equipotential surface। Second point, second point लिखो, electric field is always perpendicular to equipotential surface। क्या है second point? Electric field is always perpendicular to equipotential surface। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी, किसके साथ? अभी बताया था हमने, ठीक है। और थर्ड केस, थर्ड पॉइंट लिखो, सॉरी केस बोल रहा हूं, थर्ड पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर किसी का कुछ चीज छूट जाता तो आगे पीछे देखो मत, लाइन छोड़ के आगे से स्टार्ट करो, ठीक है, नहीं तो देखते रहोगे तो जब तक लिखूंगा तब तक देखते रह जाओगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो at a point of intersection। Electric field is zero at a point of intersection of two equipotential surface। Electric field is zero at a point of intersection of two equipotential surface। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है और उनके बीच में अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे क्या होगी? जीरो। इसका मतलब समझो क्या है, फिर से रिपीट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, पर दोनों सरफेस का पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेंगे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी हमारी? जीरो होगी। ये आपने जैसे इसमें पढ़ा था, क्यों जीरो होगी उसका रीजन भी है। देखो, इस पॉइंट पे ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर है, इस पॉइंट पे ये बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं ना टू शो दैट, और एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का दो डायरेक्शन, राइट। इसलिए इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बट इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा वहां पे हमारा? जीरो, ठीक है। क्यों? द रीजन इज क्योंकि एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के नहीं हो सकते, राइट। ओके, क्लियर विद दिस? ओके, चलो, सो अब इसको लिख लो, फिर मैं ऑपोजिट टू कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट कौन? ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड ए या तो सी ऑप्शन नहीं है, तुम्हें बताना है एट विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी, तीनों का पूछा है, ए खाली एक सी का नहीं पूछा है। एट विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी द मैग्नीट्यूड ऑफ, तो सुनो जरा क्वेश्चन क्या है।
Given figure shows that line of constant potential in a region. line of constant potential मतलब ये जो एक लाइन है इसका पोटेंशियल कांस्टेंट है, ये जो लाइन है इसका पोटेंशियल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इज प्रेजेंट, द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल आर रिटन, तो पोटेंशियल की वैल्यू जो है उस पॉइंट पर लिखी गई है। एट विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी, तो पॉइंट विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी, सो अंडरस्टैंड दीज पॉइंट्स आर इन बिटवीन 40 एंड 30, तो ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल के बीच में ये पॉइंट है, 30 पोटेंशियल 20 पोटेंशियल के बीच में बी पॉइंट है, 20 और 10 के बीच में सी पॉइंट है। तो यहाँ पे पूछा है एट विच ऑफ द पॉइंट ए बी सी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर, तो किसके बीच में मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, E is equals to V by K, फॉर्मूला याद है, आई एम राइटिंग इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ना, डायरेक्शन में भी नहीं लिख रहा हूं। E is equal to V by, अच्छा इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10, इन दोनों के बीच में सब में 10 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस सब में सेम है, तो इसका सीधे तो यहाँ पे एक बात साफ हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो पोटेंशियल पे तो डिपेंड नहीं करेगा, सबके क्योंकि ए की बात करेंगे तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 10 है, बी की बात करेंगे तो उनमें भी 10 है, सी में भी, तो डिपेंड किस पे कर रहा है अब। अच्छा इसका डिस्टेंस देखो, इसका डिस्टेंस देखो और इसका डिस्टेंस देखो, तो सबसे कम डिस्टेंस किसका है, तो जितना डिस्टेंस कम इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा, इनवर्स प्रोपोर्शन है दोनों, तो स्मॉलर द डिस्टेंस ग्रेटर, तो आई कैन से दैट electric field at point C will be greater than electric field at point B and it is greater than electric field at point, so this will be your answer। तो तुमको ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा 4, EC is greater than EB is greater than EA, फिर उल्टा दे सकते हैं, बीच में A को डाल सकते हैं, बाकी दोनों को आगे पीछे डाल सकते हैं। पर तुम्हारा लॉजिक गलत था ना, तो हमें तो लॉजिक गलत नहीं होता, देखो कभी कभी आंसर आ जाते हैं हमारे, पर क्या है कि मेन हमें टॉपिक समझना क्यों, तो अभी ये मैंने बोला ना, हमने पढ़ा है फॉर्मूला, ये अप्लाई करो ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ओके ठीक है, चलो करना, सॉल्व करना, पहले यहाँ पे आ जाओ, इसकी बात कर लेते दोनों साथ में करो। सेकेंड क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, द क्वेश्चन इज दैट, नहीं लिखा क्वेश्चन, मैंने बोला क्वेश्चन, तो चलो ठीक है बाद में लिखूंगा, मैं समझा देता हूँ। द क्वेश्चन इज प्लेनर पैरेलल इक्विपोटेंशियल सरफेस, सो ऑल दीज आर पैरेलल, मतलब इनके सबके बीच में डिस्टेंस तो सेम होगा, तो ये डिस्टेंस वाला फंडा तो खत्म हो गया अभी, राइट ओके, और ये सारे इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ओके, सो आर शोन इन द फिगर, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, क्या डिटरमाइन करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1, 2, -1, तो आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है यहाँ पे। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कम ऑन, आराम से आने खोल, मिलता आपको ऊपर मामा पानी दे दो मैंने, अरे रे चलो जी, बहुत कट करना पड़ेगा। हाँ सो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकालना है। अब देखो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चाहिए इस पॉइंट पे, हाउ आई कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो सबसे पहले मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या होगा हर सेक्शन के बीच में, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा था, वहां पे वेरी करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा,
तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, यूनिफॉर्म है, उसका तो टेंशन खत्म हुआ। अब मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो मुझे ई कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, ई वेक्टर कैलकुलेट करना है। ई वेक्टर को आप कैसे लिखोगे? अभी ई वेक्टर निकालने के लिए हमें यहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन करने पड़ेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे एंगल वगैरह दे रखा है। चलो देखो क्या करेंगे अभी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, मैंने पॉइंट्स लिखा था। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है? परपेंडिकुलर टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दी इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, तो मैं यहां से एक परपेंडिकुलर इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता हूं। मान लो अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो दिस विल बी परपेंडिकुलर लाइक दिस, ये भी परपेंडिकुलर होगा, ये भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से आ रही है बराबर, और ऐसे जा रही है। यही बात सही है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो उस सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है। सो दैट मींस हियर द एंगल इज, हियर द एंगल इज, तो सब जगह एंगल कितना है? 90। दैट मींस इट इज परपेंडिकुलर टू दी। अच्छा, ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। अभी इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये मेरा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या कर सकते हैं? रिजॉल्व कर सकते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिजॉल्व करोगे? सी, एक नीचे और एक इस डायरेक्शन में, एक अलोंग y, एक अलोंग x। अच्छा, एक अलोंग y ले लिया। अभी मेरा देखो यहाँ पे एंगल कितना है? 37 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा, क्योंकि ये टोटल 90 होगा ना आपका, ये टोटल 90 होगा, तो 90 माइनस 37 करोगे तो ये कितना मिल जाएगा? 53। तो जो x एक्सिस के अलोंग है ये हो जाएगा माइनस कॉस माइनस क्यू, नेगेटिव एक्सिस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगा? माइनस साइन। क्या बात समझ में? तो मेरा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा माइनस, सॉरी इधर एक चीज हमने नहीं लिखा, माइनस ई कॉस 53 और माइनस ई, क्योंकि रिजल्टेंट को भी हम लेते हैं ना, जैसे हम यहाँ पे लेते तो हम लिखते थे ना आर, तो आर साइन थीटा आर कॉस थीटा, तो अभी ई है तो ई साइन थीटा ई कॉस थीटा। फर्क क्या है? माइनस साइन क्यों दिया हमने? क्योंकि दोनों नेगेटिव एक्स में और एक नेगेटिव वाई में है। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बन जाएगा माइनस ई कॉस 53 माइनस ई साइन 53। ठीक है, अभी इस केस में जो E है, व्हाट इज E? E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज E? तो पहले तो मुझे वो निकालना पड़ेगा, E का वैल्यू कितना है, फिर वो E की वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा। cos 53 sin 53 तो हम निकाल ही लेंगे, तो पहले तो हमें क्या पुट करना है? E का वैल्यू पुट करना है। चलो जी, E का वैल्यू कैसे पुट करोगे बोलो? हाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ E? तो पहले आपको E निकालना पड़ेगा। E का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अच्छा, E कैसे निकालोगे आप? मैग्नीट्यूड, मैं E को भी मैग्नीट्यूड के टर्म्स में निकाल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। E क्या होता है? V बाय E होता है V बाय, ओके, V इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अच्छा, यहाँ पे देखो दोनों पॉइंट्स के जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V तो 10 हो जाएगा। बात करते हैं D की। चलो यहाँ पे आ जाओ, अगर मान लो मैं अच्छा, जितना D इसका होगा उतना ही D इसका भी होगा, उतना ही D, सबका D सेम है, यहाँ पर सबके बीच में पोटेंशियल डिस्टेंस सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ये वाला ट्रायंगल यूज करता हूँ, दिख रहा है ये राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। 30 60 बात होता है, 90 के सामने क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी दिख रही है? 1 है ना? अरे बाबा, ये ट्रायंगल है, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज ये है, तो 2 से लेके 1 के बीच में कितना? 3 1, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना? तुम हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पूछ रहा हूँ कब से तुम लोग, तो ऑब्वियसली मुझे अभी जो आंसर है वो, तो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1 है। चलो मुझे हाइपोटेन्यूज पता है। क्या आप ये इसको, इस एंगल को थोड़ा मैं बड़ा बनाता हूँ यहाँ पर,
ये कुछ ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, ओके, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड गया हुआ है। तो मुझे पता है यहाँ से एक और लाइन ऐसे गई हुई है जिसमें मुझे ये एंगल पता है कितना, सॉरी ये एंगल नहीं पता है, हमें पता है ये स्ट्रेट लाइन जो गई हुई ये एंगल पता है 37, तो ये कितना हो जाएगा 53, कितना हो जाएगा 53 बाय ज्योमेट्री, यहाँ 53 होगा, जिसको नहीं आ रहा है तो करना पड़ेगा। देखो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये टोटल 90, तो ये 53 होगा, ये 53 हो जाएगा, फिर से आप क्या करोगे यहाँ पे 90 डिग्री लोगे, ठीक है, तो 90 डिग्री लोगे, ये 53 तो 37, तो ये बचा हुआ 53, ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री हैव टू सॉल्व, ठीक है, तो ये 53 हो गया मेरा थीटा यहाँ पर। मुझे निकालना क्या है, ये डिस्टेंस का वैल्यू ना, डिस्टेंस, मुझे ये हाइपोटेन्यूज पता है कितना है 1, मुझे डिस्टेंस नहीं पता है यहां से यहां तक, तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं, क्या उस डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं 1 cos थीटा 1 cos 53, और एडजेसेंट साइड है ना तो cos यूज करूंगा ना, cos थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट, मेरा ये डिस्टेंस r या डिस्टेंस d ले लेते हैं, हाइपोटेन्यूज कितना है 1 है, तो मुझे d चाहिए, 1 को इधर लेके आ जाओ, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी cos थीटा, थीटा कितना है, तो d की वैल्यू cos 53 हो जाएगी, तो d की जगह cos 53 लिख सकते हैं। अच्छा बताओ cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, पाइथागोरस ट्रिपलेट कितना होता है, नाइनटी के सामने आ जाएगा 5, 53 के सामने आ जाएगा, और ये हो जाएगा 3, तो मुझे cos चाहिए, तो cos मतलब एडजेसेंट अपॉन, तो 5 बाय सॉरी 3 बाय, तो इसकी वैल्यू कितनी, 53 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सो d इज इक्वल टू cos, क्या ये सबको समझा क्या, हाँ ये सब याद रखो, ये आपको देखो सम कुछ है पर हम करने कुछ और वाले हैं पूरे सम में, ठीक है, अगर आपको बेसिक्स नहीं आता होगा तो सम भूल जाओ, कुछ नहीं होने वाला है आप लोग से फिर, ठीक है, इसको कहाँ नीचे सॉल्व कर, दिख रहा है क्या उसमें स्क्रीन में नीचे हो जाएगा, अच्छा तो हम e निकालते हैं अभी, तो e इज इक्वल टू v कितना है हमारा 10 है, d कितना है cos 3/5, तो ये हो जाएगा cos 3, 5 ऊपर चला जाएगा, यस ओके, अरे बाबू मैंने अभी बोला ना पोटेंशियल हमारा हर दोनों के बीच में 10-10 है, 10 और 20 के जो डिफरेंस कितना है 10-10 का पोटेंशियल है ना, ओके, तो ये e की वैल्यू आ गई कितना 10 इंटू 5 cos 3, ठीक है, अब करना क्या है, अभी इस वैल्यूज को जो है, या तो फिर आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो अगर आपको पता है, आई डोंट नो आपको आप रिमेंबर या नहीं, cos 3/5 का वैल्यू होता है 0.6, निकाल भी सकते हो, तो अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हो 0.6 करके उसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है, पर ठीक है अभी हम इन जनरल निकाल रहे हैं, आंसर नहीं दे रहे, तो ये हो जाएगा 3 और ऊपर आ जाएगा 5, अब क्या करोगे, ये e की वैल्यू इधर पुट कर दो और इधर पे पुट कर दो, ठीक है, ओके, तो आपको आंसर क्या आ जाएगा, e इज इक्वल्स टू माइनस 10 इंटू 5 मतलब 50 हो जाएगा, सो 50 cos 3 इंटू, अभी ये cos 53 कौन सा है, ये cos 53 ये वाला है ना, बराबर, इस 53 का वैल्यू क्या करोगे, मैंने कहा अभी ये cos 53 का क्या करोगे, क्या आएगा उसका, हाँ क्या लिखोगे उसको, वही तो पूछ रहा हूँ, 3/5 लिखोगे, ठीक है, तो हो जाएगा cos 3/5, ठीक है, फिर से माइनस e की वैल्यू, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर से वही 50/cos 3, और ये हो जाएगा 4/5, मतलब ये डायरेक्ट वैल्यू है तो कॉस लिखने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि हमने वैल्यू लिखी, यार यहाँ पे हमने कॉस नहीं लिखना चाहिए था ना, अच्छा एक चीज और, मैंने यहाँ पे एक चीज नहीं लिखी,
ये जो माइनस साइन ये क्या है, cos 53 ना, cos 53 किस डायरेक्शन में है, तो यहाँ पे आई कैप देना पड़ेगा और यहाँ पे, ठीक है, वो देना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर इसको भी हम रीअरेंज कर देते हैं। माइनस, अच्छा cos 53 की वैल्यू हमें मिल गई थी क्या, तो यहाँ पे cos लिखनी जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली 3 लिख दो, तो यहाँ पे आंसर आ गया इसका माइनस ई की वैल्यू आ गई 1050/3 है ना, तो 50/3 और ये cos 53 कितना हो जाएगा हमारा, फिर से हो जाएगा 3/5 आई कैप, फिर माइनस 50/3 इंटू 4/5 जे कैप, दैट्स ऑल। तो ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा वेक्टर फॉर्म में। ओके, सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, जो भी आंसर आएगा। सेम क्या करना है, ये 5 1 जा ये 5 10 जा हो गया, ये 3 3 मर गया, ये 5 1 जा ये 5 10 जा हो गया, तो यहाँ पे आया कितना, -10 आई कैप माइनस 40/3 है ना, 40/3 जे कैप हो गया। ठीक है, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में निकाल लिया। इसको लिख लो जल्दी से। Now electrical energy to of 2 point charges and of a dipole in an electrostatic field, जिसमें पहला है हमारा potential energy of a system of 2 point charges। ठीक है, से इसकी जो एनर्जी हमें मिली है that is very much similar to what we did in last class। तो पहला ए वाला क्या है, potential energy of a system of 2 point charges ना, potential energy of a system of 2 ओके, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्जेस। अभी हमने लास्ट टाइम भी सेम केस किया था, हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था और दूसरे पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर के आए थे, एंड हमने उसका जो वर्क डन किया था उसको हमने स्टोर किया था इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। बट वहां पे जो हमने डेरिवेशन किया था, उस डेरिवेशन को हमने सॉल्व किया था विद द हेल्प ऑफ W इज इक्वल टू F डॉट dx, है ना, वर्क डन के फॉर्मूले से। तो फोर्स हमने बताया था कंजर्वेटिव फोर्स है, वहां पे हमने कूलम्स लॉ का फोर्स जो है अप्लाई कर दिया था और फिर इंटीग्रेट करके हमने आंसर निकाल लिया था। यहाँ पे हम सेम चीज करेंगे, सेम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, बट अब हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं, तो पोटेंशियल की मदद से करेंगे। करना वही है बट पोटेंशियल की मदद से करना है। ओके, तो कंसिडर करते हैं, लेट्स से ये हमारी एक्सिस होगी एक्स एंड वाई, ठीक है, दिस इज द ओरिजिन, और हमने जो है एक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, तो अभी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, अभी यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, और मैं इन्फिनिटी से एक चार्ज यहाँ पर लेके आया इस एक्स वाई प्लेन में, ठीक है, मान लो यहाँ पर। सो लेट्स से आई बॉट अ चार्ज, लेट्स से Q या Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी, एंड दिस चार्ज इज बीइंग गेट प्लेस्ड फ्रॉम at a position vector from origin is r1, ठीक है। Now the question here is that what work done I have to do to bring this charge, तो क्या लगता है क्या वर्क डन होगा? इतना मत सोचो, कुछ वर्क डन नहीं करना पड़ेगा, वहां पे कोई चार्ज था क्या पहले से, तो क्या किधर वर्क डन करूंगा? वर्क डन कब होता है? जब दो चार्ज हो ना, तो वो उसे अपोज करेगा, आने नहीं देगा। यहाँ पे तो कोई नहीं था, यहाँ पे कुछ वर्क डन नहीं होने वाला है, ठीक है। सो नो वर्क डन, नो वर्क इज डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम इंफिनिटी इन अ XY प्लेन, तो लिख दो उसको। सो व्हाइल ब्रिंगिंग अ चार्ज Q1 फ्रॉम infinity, no work has been done, यहां पे कोई भी वर्क डन नहीं हुआ।
रीजन देयर वाज नो चार्ज, दैट्स व्हाई उसको अपोज करने के लिए कोई नहीं था, ठीक है। सो यहाँ पे कोई वर्क डन नहीं हुआ चार्ज Q1 को लाने पे। द चार्ज Q1 is placed at R1 from origin। ओके, ये हमारे पॉइंट्स हो गए जो आपको लिखने होंगे। दूसरा, नाउ ब्रिंगिंग अनदर चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, चार्ज Q2 which is at a distance of R2 from the origin and the distance between the two charges is R12। ठीक है, इनके बीच में जो चार्जेस है वो क्या है, R12। क्या इसे लाने में कोई वर्क डन करना पड़ेगा? डेफिनेटली करना पड़ेगा, डेफिनेटली। तो वर्क डन कैसे करेंगे अभी इसे लाने के लिए? तो सिंपल है। सो नाउ द वर्क has been done to bring another charge Q2 in presence of charge Q1। ठीक है, another charge Q2 in presence of चार्ज Q1। तो अभी कितना वर्क डन करेंगे वो हमें लिख के दिखाना पड़ेगा। सो उसकी अच्छा उसको मैं लेके आया एट अ डिस्टेंस R2, राइट, वो लिखना पड़ेगा, या लिख देता हूं मैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज R12। कितना है? दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, और उस चार्ज का डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, R2। अंडरस्टूड है, अभी लिख देना, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा? सो नाउ द वर्क डन इज गिवन बाय, क्या फॉर्मूला था वर्क डन का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल? तो वर्क डन इज पोटेंशियल, किसका पोटेंशियल? यहां पे पहले से पोटेंशियल किसका था? सो पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1, स्टेटमेंट में लिख देता हूं, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2, जिसको लेके आए, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला था V इंटू Q। क्या था वर्क डन का फॉर्मूला? तो यहां पे हमें पता है V हमारा क्या है, पोटेंशियल है चार्ज Q1 का, और दूसरा चार्ज जो हम लेकर के आए वो क्या है हमारा, Q2। देयरफॉर द वर्क डन इज पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 into Q2। Okay, I know the potential of charge Q1 is written as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 by R1, है ना। पर अभी ये R1 जो है हम ये नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे R12, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस लेंगे, इसका लेके मतलब नहीं, ये तो पोजीशन वेक्टर का डिस्टेंस है। तो विल राइट R12, ठीक है, इनटू Q2। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 वेक्टर। ये हो गया हमारा टोटल वर्क डन, एंड जितना वर्क डन होगा उतनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, दैट इज इक्वल टू U। So this is the amount of potential energy stored while bringing a charge from infinity when another charge is present at that point। ठीक है, तो ये हमने वर्क डन किया। अब दूसरा आपको देखो टॉपिक दिया है सिस्टम ऑफ चार्जेस, एन चार्जेस, है ना। क्या दिया है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ n पॉइंट। मैं इधर ही कर देता हूँ, टेंशन। अगर मैं n पॉइंट चार्जेस लेकर के आता हूँ, ठीक है, मतलब बहुत सारे चार्जेस, ठीक है, छोटे छोटे डेरिवेशन एग्जाम में नहीं आने वाला है, इसका टेंशन खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमारे। तो अगर n चार्जेस है, मान लो भाई मैंने भी यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेकर के आ गया, यहाँ पे Q3, कितना चार्ज लेके आया, और मैंने कहा कि ये जो Q3 है मैं इसको इधर कंटिन्यू करने वाला हूं, उसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। ये Q3 चार्ज लेके आया, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ R3 फ्रॉम ओरिजिन। अब इस पे जो वर्क डन होगा इसको लाने के लिए,
वो इसकी वजह से भी होगा, और तो इसकी वजह से जो होगा प्लस इसकी वजह से जो होगा, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, सीधी बात। ओके, तो आई कैन से दैट नाउ वर्क डन विल बी बिकॉज ऑफ दिस एंड बिकॉज ऑफ दिस। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा मेरा Q1 से Q3, उसको मैं लिखूंगा R13 और इसको लिखूंगा R23। ये क्या है? ये डिस्टेंस है बिटवीन Q1 एंड Q3, Q2 एंड Q3। अच्छा ठीक है। सो नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी क्या हो जाएगा बताओ? नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग, नाउ दिस इज सी, ये जो था ये 2 पॉइंट चार्जेस का इधर पे ही खत्म है, ठीक है, ये पहले वाले डायग्राम के साथ। अभी हम n चार्जेस के लिए कर रहे हैं, किसके लिए? नाउ द वर्क डन टू ब्रिंग चार्ज Q3 फ्रॉम इंफिनिटी। तो मेरा जो वर्क डन होगा कितना होगा? हाँ बोलो। तो हम ऐसे लिखेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाइड बाय, बस हो गया। सो पोटेंशियल एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखना मुझे, या पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 टू पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2 मल्टीप्लाइड बाय, तो Q1 और Q2 का तो दोनों का अलग अलग लिखेंगे, प्लस करके ऐड, एंड बोला तो दोनों को ऐड करना है, और मल्टीप्लाई में क्या कर देना है। तो मैं इसका अगर इन जनरल लिखूं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, चलो दोनों में से अगर k डायरेक्ट कॉमन ले लिया, मतलब ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट, तो इसका बचेगा अंदर क्या, Q1 बाय R13 प्लस Q2 बाय R23। मैंने Q3 भी कॉमन ले लिया बाहर, तो कुछ ऐसा आ जाएगा। तो Q3 को बाहर लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3, ये हो जाएगा Q1 अपॉन प्लस R23। तो इसका अगर मुझे इन जनरल फॉर्म लिखना है तो यही मेरा टोटल एनर्जी भी हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल एनर्जी, इसका अगर मुझे इन जनरल फॉर्म लिखना है फॉर n चार्ज पार्टिकल्स तो क्या हो जाएगा? सो फॉर n चार्जेस, तो मुझे अभी इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, u इज इक्वल्स, जो कांस्टेंट है, समीशन लेना है, q, ये q क्या होगा, जो या फिर इसको q को अंदर ही ले लेता हूं मैं, ठीक है, बाहर लेता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ qi qj, ठीक है, और नीचे अभी i और j क्यों लिया, ये दोनों अलग अलग रहेंगे ना, ठीक है। पर अगर मैं किसी के लिए निकाल रहा हूं, किसी के लिए, जैसे मैंने यहाँ पे Q3 के लिए निकाला, तो ये 3 कॉमन रहेगा, बराबर, ओके। तो तुमको समेशन में i के दिया है, ऑल पेयर्स बोला ना, डायरेक्टली चलेगा, तो qi qj, और यहाँ पे आ जाएगा r ij, और यहाँ पे जो समेशन होगा वो किसके लिए होगा? सारे पेयर्स के लिए, मतलब जितने पेयर्स पॉसिबल है बनने, तो यहाँ पे सीधा ऑल पेयर लिख दिया, ठीक है। तो ऑल पेयर्स समेशन होगा हमारा सभी पेयर्स के लिए, तो ये हो जाएगा एक इन जनरल फॉर्मूला, ठीक है, टू फाइंड आउट द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द n चार्जेस, ओके। तो ये a था हमारा, ये वाला पार्ट जो था ये b पार्ट था आपके टेक्स्ट बुक का, फॉर n चार्ज पार्टिकल, ये फॉर n चार्जेस है ना, पहले ऊपर लिखना फिर हेडिंग देना, ओके चलेगा। सो ये हो गया, इसके बाद जो है इतना कर लो, फिर दूसरा आगे कर दे। Potential energy of a single charge in external field. Potential energy of a single charge in external, हाँ
थियरी समझना एक इम्पोर्टेंट है अभी। ओके, अभी मैंने एक पहले हमने क्या डिफाइन किया था कि जिसके पहले वाला केस किया, उस केस में मैंने बोला कि हमारे पास कोई चार्ज पहले से था नहीं, हमने एक चार्ज को लेकर के आए, उसको लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ा, जब दूसरा वाले को लाया तभी वर्क डन किया। अभी यहां पर क्या हो रहा है, मैं एक सिंगल चार्ज को लेके आ रहा हूं, पर वहां पे पहले से ही एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, पहले से ही। अब वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिफाइंड हो सकता है या अनडिफाइंड हो सकता है। डिफाइंड होना मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आ रही है, कौन जनरेट कर रहा है, या फिर कुछ नहीं पता रहेगा, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड है इतना पता है, कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, कौन सा चार्ज दे रहा है, वो कुछ हमें, ठीक है। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, तो हमें उनसे लेना देना ही नहीं है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, वी ओनली नो दैट मच। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना है, वो सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जान रहे हैं, ठीक है। तो अगर मान लो ऐसे करते हैं, मान लो यहां पे पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इनिशियली प्रेजेंट है, कहां से है, कैसे है, क्यों है, वो हम नहीं जानते। और अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं किसी चार्ज को लेकर के आऊं तो ऑब्वियसली मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को लेकर के आएंगे तो हमें वहां पे वर्क डन करना पड़ेगा, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, इसको अगर हमने कुछ एक्सिस लिया तो ये कुछ डिस्टेंस r पर होगा, ठीक है। ओके, तो हमने कहा कि while bringing the charge from infinity we have to do some work now because already an external electric field is present there। तो अभी पहले चार्ज को लाने में ही हमें वर्क डन करना पड़ेगा, और पहले चार्ज को लाने में जो वर्क डन करेंगे वो कितना करेंगे। अच्छा, अभी जो पहला केस है, सुनो, ये जो पहला C और D है, मैं दोनों को साथ में ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि C से ही रिलेटेड D है। C वो थियरी दिया हुआ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है, चार्ज को लाने में वर्क डन करना पड़ेगा। और दूसरा अगर आप देखोगे तो क्या दिया है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस इन, ठीक है, उसी का पार्ट है। तो आप वो भी बोल सकते हो कंटिन्यू, सिस्टम ऑफ चार्जेस इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, वो कंटिन्यूएशन में दोनों ले ले रहे हैं हम। तो यहां पे ये चार्ज को लाने में हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना करना पड़ेगा। सो while bringing a charge from infinity at a distance r in an external electric field, some work is done while bringing the charge, let's say Q1, जो पहला चार्ज में लेके आया, ठीक है, right। So some work is done while bringing the charge Q1 in external इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक्सटर्नल फील्ड। ओके, सो अभी वो कितना वर्क डन करना होगा। सो द वर्क डन क्या था, पोटेंशियल इनटू चार्ज। वर्क डन क्या होगा मेरा, सो पोटेंशियल, अभी पोटेंशियल मेरा एट डिस्टेंस r लेंगे हम, तो वो r जो है ना सिर्फ वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है, तो v इंटू r नहीं है वो, ये क्या है, पोटेंशियल एट डिस्टेंस। तो ये इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग दैट कि वो मल्टीप्लीकेशन में है r उसके साथ, ठीक है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका है पोटेंशियल एट डिस्टेंस r मल्टीप्लाइड बाय चार्ज q1, तो दिस इज माय वर्क डन, और इतनी एनर्जी स्टोर होगी, इतनी एनर्जी। नाउ इफ वी ब्रिंग एन अनदर चार्ज, अगर मैं एक दूसरा चार्ज लेकर के आऊं q2 उसी एक्सटर्नल फील्ड में, तो क्या होगा बोलो। अब वर्क डन किस किस की वजह से होगा, तो बता सकते, दोनों की वजह से होगा।
So now the work done with will be because of the external electric field and also because of the, तो कैसे लिखोगे? अलग रहेगा, दोनों चार्ज को लाने के लिए सेम नहीं रहेगा, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, पोटेंशियल पे, उसकी वो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा ना कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है। और व्हेन वी नो दैट एवरी पॉइंट पोटेंशियल इज डिफरेंट, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, यहाँ पे पोटेंशियल अलग होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी पर पोटेंशियल हर पॉइंट पे वही होगा, तो पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा वो। ओके, सो नाउ इफ वी bring another charge Q2 from infinity in external electric field, ये डिस्टेंस को R1 ले लेते हैं हम, ठीक है, in external electric field at distance R2 where already charge Q1 is present. Therefore, the total work done in bringing the charge, therefore the total work done in bringing charge Q2 is, कितना हो जाएगा बोलो? सो एक वर्क डन होगा एक्सटर्नल फील्ड की वजह से, सो मैं लिखूंगा तो टोटल वर्क डन इज वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड प्लस ऐड होंगे सारे वर्क डन ड्यू टू दी चार्ज Q1, ठीक है, वर्क डन ड्यू टू चार्ज Q1। ओके, इतना बराबर है। तो ठीक है, दोनों को ऐड कर दो, लिखो कितना हो जाएगा। अभी कितना है, ये हो जाएगा मेरा, यही फॉर्मूला लिखोगे, खाली R1 की जगह R2 लिख दोगे, राइट। तो क्या हो जाएगा, VR2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2, एक ये हो गया, प्लस ये क्या होगा, पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज Q2। पोटेंशियल ऑफ चार्ज Q1 क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R, राइट। ये आ जाएगा R12, है ना, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R12, ये पोजीशन वेक्टर, इसका R1 ले लिया, इसका R2 ले लिया, ओके, लाइक दिस। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल वर्क डन। तो दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड। अच्छा, ये टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड हुआ बिकॉज ऑफ ब्रिंगिंग चार्ज, बट अगर मुझे पूरे सिस्टम का टोटल एनर्जी चाहिए, जब मैंने पहला चार्ज भी लाया था, तो सबको ऐड करो, इसको भी, ठीक है। तो मैं कहता हूं ये टोटल वर्क डन है किसके लिए, चार्ज Q2 के लिए, ठीक है। अगर मैं कहता हूं टोटल वर्क डन ऑफ अ सिस्टम, टोटल वर्क डन ऑफ अ सिस्टम इज, तो वो क्या हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू दिस VR1 Q1 प्लस VR2 Q2 प्लस 1/4 पाई, बस हो गया, बाद में सब, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इन जनरल फॉर्मूला व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये किसके केस के लिए था, राइट। तो इसमें मैंने C और D दोनों साथ में करवा दिया है। इसके बाद जो है एक ही बचा अभी आज हमारा, वो एक करने के बाद जो है कंडक्टर, इंसुलेटर वगैरह वगैरह, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। वो देखो उसमें भी ABCD दिया हुआ है ना, AB दिया हुआ है, फिर इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइज, डाइलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन,
वो हम करेंगे। ओके चलो अभी एक बचा लास्ट है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड। ये हो जाए आज, फिर कल से कैपेसिटेंस शुरू हमारा। पहले पोलर डाइपोलर पढ़ेंगे, फिर पोलर शुरू, फिर कैपेसिटेंस शुरू। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके सो अभी इसमें फिर से वही सारी चीजें। एक्सटर्नल फील्ड का सोर्स क्या है, क्या हमें कुछ नहीं पता। देयर इज एक्सटर्नल फील्ड राइट लाइक दिस, एंड इन दिस एक्सटर्नल फील्ड वी विल प्लेस अ डाइपोल। ठीक है तो डाइपोल कैसे होगा, एक साइड पॉजिटिव चार्ज होंगे, एक साइड मान लो ये मेरा पॉजिटिव क्यू चार्ज है, ये मेरा नेगेटिव क्यू चार्ज है। किसी भी चार्ज पे जब फोर्स लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं, E इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट, क्या बोलो, क्यों कॉल आ रही है किसी का, रिकॉर्डिंग चालू है। नहीं उसने क्या बोला सुना भी नहीं। ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा, E इंटू बराबर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, चार्ज भी है, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा इस डायरेक्शन में, तो इस पे जो फोर्स लगेगा E इंटू क्यू पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है। यहाँ पे जो फोर्स लगेगा माइनस E इंटू क्यू। ये क्या है, ये फोर्स है, याद रखो। तो E क्यू क्या है, फोर्स है। जब हम किसी चीज पे दो जगह पे फोर्स लगाते हैं तो क्या जनरेट होता है, टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो क्या जनरेट होगा, तो यहाँ पे टॉर्क लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, और वो टॉर्क जो है वो टॉर्क क्या करेगा, इस डाइपोल को रोटेट करने की कोशिश करेगा राइट। ये कब होगा, टॉर्क की वजह से। कब होगा, तो टॉर्क की वजह से ये रोटेट होने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। ओके तो अभी हमारा जो अभी टॉपिक करना है, ये सेंटर लेते हैं, यहां से यहां तक का जो लेंथ होगा दैट विल बी 12। ओके डाइपोल का लेंथ 12 होता है, और जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। पी का फॉर्मूला क्या होता है, यस 12 इंटू क्यू, याद रखो। ठीक है पी कितना है, 12 इंटू। ओके सो अभी मुझे फाइंड आउट करना है कि इसे रोटेट करने के लिए कितना वर्क डन होगा। मान लो यार यहाँ पे सेंटर से भी मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड पास करा देता हूँ सो दैट मैं एंगल निकाल सकूं। ठीक है तो यहाँ पे क्या एंगल थीटा है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन तो सेंटर से गया ना। ठीक है तो यहाँ पे ये थीटा एंगल पे है अभी, तो जब टॉर्क लगेगा तो ये थीटा से रोटेट करेगा, ये क्या होगा, थीटा से रोटेट करेगा। बट यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, जरा ध्यान सुनना। Consider a dipole with a charge negative and positive q separated by a finite distance 2L placed in a uniform electric field. It experiences a torque which tends to, तो इसने टॉर्क एक्सपीरियंस किया जिसकी वजह से ये रोटेट होगा। पर आप मुझे बताओ जब ये ऐसे रोटेट होगा, जब ये रोटेट होगा तो रोटेट होता तो ऐसे आ जाएगा, और एक टाइम आएगा जब एंगल बिटवीन डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो जब डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल जीरो हो जाएगा माय डियर बच्चों, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है, ये हमने क्लास 11 में नहीं किया है, रिड्यूस सिलेबस में था, बट अभी सुन लो। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको आप लिखोगे PE sin थीटा। और बच्चों जब मैंने आपको बताया कि जब इस पे टॉर्क लगेगा तो ये घूमते घूमते ऐसे आ जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल बनाएगा और साइन जीरो, तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा। अच्छा मैं नहीं चाहता टॉर्क जीरो हो, तो मुझे यहाँ पे एक्सटर्नल टॉर्क देना पड़ेगा, क्या करने के लिए, उसे जीरो ना होने के लिए।
अब एक्सटर्नल टॉर्क सीधी सी बात है, मैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में दूंगा। अब आगे पढ़ो। इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द टॉर्क, क्या बोला? इन ऑर्डर टू, अब ये जो टॉर्क लग रहा है इसको क्या करना है? न्यूट्रलाइज करने का मतलब बैलेंस करने के लिए, ठीक है। Let us assume an external torque is applied which rotate it in a plane of paper from theta naught to, तो अब एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाएंगे जो इसे थीटा नॉट से थीटा एंगल पे क्या करेगा? फिर से रोटेट। अब उसे करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन, क्योंकि ये ऐसे तो घूमने ही वाला है ना। क्यों घूमने वाला है? क्योंकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो टॉर्क तो जनरेट होगा ही, पर मैं इसके अगेंस्ट काम कर रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्स देके, एक्सटर्नल टॉर्क देके मैं क्या कर रहा हूं? इसको अभी इसके अगेंस्ट रोटेट कर रहा हूं। ये ऐसे रोटेट होना चाह रहा है क्लॉकवाइज, कैसे? पर मैं लेके जाना चाहता हूं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो उसके लिए अभी मुझे क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा, और वही जो मैं वर्क डन करूंगा वो स्टोर्ड होगा एज अ फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। चलो जी करते हैं। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज चलेगा। तो क्या किया जाए इस चीज के लिए? तो अभी मुझे टू बैलेंस दिस टॉर्क एंड एक्सटर्नल torque is required. Let's say that external torque is tau external, ठीक है। अब ये एक्सटर्नल टॉर्क जब मैं करूंगा तो मुझे कुछ क्या करना पड़ेगा? वर्क डन करना पड़ेगा कुछ, ठीक है। मान लो मैंने पहले इसको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया डी थीटा, तो वर्क डन भी छोटा होगा, छोटे डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन भी छोटा होगा। अच्छा, तो मैं यहां पे लिखता हूं फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, छोटे डिस्प्लेसमेंट डी थीटा के लिए जो वर्क डन होगा हमारा क्या होगा? सो वर्क डन इज डी डब्ल्यू। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू, पर यहां पे फोर्स कौन है? एक्सटर्नल टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट कौन है? तो फोर्स की जगह पे एक्सटर्नल टॉर्क, थीटा की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की जगह पे, क्या बात समझ में आई? तो टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट आता है, याद रखो, ठीक है। टाउ एक्सटर्नल डॉट डी थीटा। पर मैं कहता हूं कि अगर मुझे इसे रोटेट करना है, जैसे हमें बताया थीटा नॉट से लेके थीटा तक, मुझे इसे क्या करना है? हाँ, सो द टोटल वर्क डन फॉर द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थीटा टू थीटा नॉट टू, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो चलो लिखो भाई, क्या? द टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसमेंट थीटा नॉट टू थीटा, सो मेरा जो टोटल वर्क डन W हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ थीटा नॉट टू थीटा टाउ एक्सटर्नल डॉट, अभी टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू भी आप टाउ का फॉर्मूला ही यही है, P sin थीटा, तो वही लिखोगे आप। तो क्या है टाउ का फॉर्मूला? थीटा नॉट टू थीटा PE sin थीटा। PE क्या है? अभी P क्या है? 12 इंटू क्यू। E क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या ये दोनों कांस्टेंट है? हाँ, इनको ले लो बाहर। क्यों कांस्टेंट है? 12 चेंज होगा क्या? चार्ज चेंज होगा क्या? तो P भी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है क्या? नहीं। तो ये दोनों कांस्टेंट है, दोनों को बाहर ले लो। तो P बाहर आ गया, अंदर बचा थीटा नॉट से थीटा साइन थीटा डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। क्या होता है? इंटीग्रेशन याद रखना सब। तो PE माइनस को मैं बाहर ही ले लेता हूं, माइनस कॉस थीटा, लिमिट आएगा थीटा नॉट से थीटा, लिमिट खाली कॉस थीटा पे अप्लाई होगा, तो इसको क्या लिखोगे? माइनस PE अपर लिमिट कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट। तो दिस इज माय वर्क डन, ये हमारा वर्क डन हो गया, माइनस पी कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा नॉट, ठीक है। अच्छा, यहां तक आ गए हम।
सी वो लोग ने जो दिया है, तो यही मेरा टोटल वर्क डन हो जाएगा, यही मेरी टोटल एनर्जी जो है क्या हो जाएगी, कंजर्व हो जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो देखो वहां पे लिखा भी है वो लोग ने, therefore u theta minus u theta naught is equal to p cos theta माइनस, अच्छा ये u थीटा माइनस u थीटा नॉट क्यों लिखा, मैंने उसे किसी एक पहले उसकी कुछ एनर्जी होगी, मैंने उसको जब रोटेट किया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई ना, राइट, जैसे हम लिखते थे ना vp माइनस vq, तो वैसे ही ये है u थीटा माइनस u थीटा नॉट इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, pe cos थीटा माइनस cos थीटा नॉट। अच्छा अभी यहां पे ठीक है, माइनस साइन ये लोग ने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, थीटा नॉट को पहले लिया, थीटा को बाद में ले लिया है ना, चलो कर देते हैं हम लोग भी। माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस, तो पॉजिटिव वालों को पहले लिखेंगे, नेगेटिव वालों को, बात समझ में क्या क्या ये लोगों ने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो W का वैल्यू हो गया PE cos थीटा नॉट माइनस, बस खाली इतना सा उसमें चेंजेस किया वो लोगों ने। ठीक है, तो ये भी टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व। अब उसके आगे देखो लोग ने कंडीशन दिया है A और B। पहला कंडीशन क्या बोला है, इफ इनिशियली द डाइपोल इज परपेंडिकुलर, अगर इनिशियली स्टार्टिंग, इनिशियल मतलब क्या, ये स्टार्टिंग है, अगर वो परपेंडिकुलर होता मतलब ऐसा होता इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो आप इसकी वैल्यू क्या ले लोगे, तो ये हो जाएगा 1, देखो फिर क्या लिखा, सॉरी cos 90 जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो ये टर्म मेरा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, माइनस पीई cos थीटा बचेगा क्या, राइट, माइनस का टर्म भी आएगा, तो फिर हम इसे ऐसे लिख देते हैं, केस यहां पे लिख देता हूं मैं, केस 1, केस 1 इफ थीटा नॉट इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, तो cos पाई बाय 2 इज 0, तो ये टर्म निकल गया, तो मुझे टोटल एनर्जी कितना मिलेगा, PE 0 माइनस थीटा बराबर P cos थीटा, सॉरी क्या आएगा, P 0 माइनस cos थीटा, ये 0 हटा दो तो बचा क्या, माइनस PE cos थीटा, cos को हटा दोगे तो माइनस P डॉट E बराबर, cos हटा दोगे डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस P डॉट E, तो मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी जब वो 90 डिग्री पे होगा, तो दैट विल बी P डॉट E। ठीक है, और सेकंड केस बोला है, इफ इनिशियली द डाइपोल इज पैरेलल टू द फील्ड, अगर वो इनिशियली पैरेलल है और मैं इसे वर्क डन कर रहा हूं रोटेट करने के लिए, तो 0 हो जाएगा, cos 0 इज 1, तो 1 माइनस, तो केस 2 में इफ थीटा नॉट इज 0, तो मेरा U कितना हो जाएगा, PE cos 0 इज 1 माइनस cos थीटा, और ये हमारी आंसर भी हो जाएगा हमारा ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल। अच्छा ये अभी इसका मतलब समझो आप, ये जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया दोनों, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है फॉर एंगल थीटा, ये थीटा है ना, यहाँ पे क्या है, cos थीटा बराबर, तो इसे देखो आप लोगों ने लिखा है u थीटा लिखा हुआ है ना, मतलब जब मैं उसे 90 डिग्री से किसी एक एंगल थीटा से मूव कर रहा हूं, किसी एक एंगल 90 से जब मैं थीटा, कोई भी एंगल थीटा के लिए मूव कर रहा हूं, तो उस थीटा के लिए पोटेंशियल एनर्जी इतनी होगी, और जब वो पैरेलल होगा और फिर उसको मैं एक एंगल थीटा से मूव करूंगा, तो उस थीटा के लिए जो है पोटेंशियल एनर्जी, सो ये एक पर्टिकुलर थीटा के लिए आपको क्या दे रहा है, पोटेंशियल एनर्जी शो कर रहा है इन अ केस ऑफ टॉर्क। ठीक है, इन अ केस ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो क्लियर है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्या किया हमने, डाइपोल लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, जो पहले से कुछ एंगल थीटा बना रहा था, ऑब्वियस सी बात है जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो रहा है, चार्जेस भी, तो उस पर कुछ फोर्सेस लगेंगे, तो फोर्स की वजह से एक टॉर्क जनरेट होगा, टॉर्क है मेरा P cos थीटा sin थीटा। ठीक है, फिर हमने बोला कि जब उसको टॉर्क लगेगा वो क्लॉकवाइज मूव करेगा और एंगल 0 बन जाएगा, एंगल 0 बन जाएगा तो सब खत्म, तो क्योंकि सब खत्म क्यों, क्योंकि sin 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमने क्या बोला, उसे बैलेंस करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए हमने
एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया हमने, तो मैंने बोला उसे कुछ एंगल से डी थीटा से हम क्या करेंगे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो अगर मैंने मान लो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी थीटा दिया तो डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल डॉट डी थीटा, टोटल कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करोगे, सॉल्व करोगे, यू विल गेट द आंसर, और बाद में दो केसेस ले लोगे, ठीक है। दैट्स ऑल। सो हियर वी एंड अप विद द टॉपिक ऑफ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हमारा वो टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, बाकी जो है अभी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, कॉपी कर लो फटाफट।